अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब टेक पैशन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो में भी हम 3 लेक्चर कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 39 होगा, 40 होगा और 41 होगा। ठीक है, मैं लेक्चर ज़्यादा इतना लेंथी नहीं करूँगा। जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को करवाऊँगा, और जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है वो मैं आपको कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप। तो HTML5 में हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, तो ये हमारे पास कॉमन फीचर है। ठीक है, अगर आपने उसको किसी भी एलिमेंट को ड्रैगेबल बनाना है तो आप उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाना है इमेज को ड्रैगेबल बनाना है, तो आपने इमेज का टैग लगाया, फिर उसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे दिए हमने ड्रैगेबल, फिर इसको हमने वैल्यू दे दी ट्रू। ठीक है, अगर हम ट्रू वैल्यू दे दें तो हम वो पिक्चर ड्रैगेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट टू ड्रैग ऑन ड्रैग स्टार्ट एंड सेट डाटा। तो ये जो हमारे पास ऑन ड्रैग स्टार्ट है ना, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कि तो कहाँ पे व्हेन द एलिमेंट इज ड्रैग्ड, जब हमने एलिमेंट को ड्रैग करना है। द ऑन ड्रैग स्टार्ट एट्रीब्यूट कॉल द फंक्शन। ये जो हमारे पास ऑन ड्रैग स्टार्ट का एट्रीब्यूट है, ये फंक्शन कॉल करता है ड्रैग इवेंट का डॉट, फिर स्पेसिफाई करता है व्हाट टू डू कि क्या ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन का उन्होंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट आपने इसका कोड देखना है, ये पेपर में आपका कोड नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेयर टू ड्रॉप, कहाँ पे ड्रॉप करना है, तो आपने को ड्रॉप कहाँ पे करना है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑन ट्रैक ओवर एंड ऑन ड्रॉप इवेंट। तो ये ना 3 लाइनें इसकी ना जस्ट एज इट इज आपने पढ़ लेनी। उसके बाद ऑन ड्रॉप इसको आप छोड़ दें, ये कोड आपको पेपर में नहीं है। ठीक है, जो पेपर इम्पोर्टेंट था वो आप लोगों को आएगा HTML के बारे में, CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, और एजेक्स की थ्योरी आएगी आप लोगों को। ठीक है, jQuery की थ्योरी आएगी। ठीक है, तो मैं ना आप लोगों के लिए फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की मैं ना आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे मैं ना आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML5 लोकल स्टोरेज। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने में ये मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो व्हाट इज HTML लोकल स्टोरेज? HTML लोकल स्टोरेज क्या है? विद लोकल स्टोरेज वेब एप्लीकेशन कैन स्टोर डाटा लोकली विद इन द यूजर ब्राउजर। ठीक है, तो आप लोकली डाटा स्टोर कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं ना किसी भी ब्राउज़र में। ठीक है, तो आप लोकली डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो आप डाटा लोकल स्टोर कर सकते हैं उसकी लिमिट होती है 5 MB। ठीक है, बिफोर HTML5 एप्लीकेशन डाटा हैड टू बी स्टोर्ड इन कुकीज़। वो कहते हैं कि HTML5 से पहले आप लोगों का ये डाटा कुकीज़ में स्टोर होता था, तो अब लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर हो जाता है हमारा 5 MB तक। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्योर भी होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड लोकली, 5 MB तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ नेवर ट्रांसफर टू द सर्वर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफ़र नहीं की जाती सर्वर को। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है HTML लोकल स्टोरेज का जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक विंडो डॉट लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट है, एक विंडो डॉट सेशन स्टोरेज का। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इधर डाटा को स्टोर करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, अगर जो विंडो डॉट सेशन स्टोरेज है तो इसमें डाटा हम जो टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं। ठीक है, जब तक सेशन चलता है तब तक हमारे पास वो डाटा है, जब हम उसको क्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का यही कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि इफ टाइप ऑफ स्टोरेज, वो कहते हैं कि अगर आपकी जो स्टोरेज है ना वो अनडिफाइंड नहीं है तो आपने यहाँ पे कोड लिखना है जो आपने स्टोर करना है। ठीक है, वह अदरवाइज वो कहेगा कि जी आपका ब्राउज़र वो ना आपके ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वेब स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज को। उसके बाद लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट, द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोर द डाटा विद नो एक्सपायरेशन डेट। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, आपने डाटा को स्टोर करना है तो डाटा को स्टोर करने के लिए ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी या MCQ भी बनता है हमारे पास। अगर आपने डाटा को स्टोर करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास मेथड आएगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, उसके अंदर हमने जो भी चीज़ स्टोर करवानी हमने स्टोर करवाया जी लास्ट नेम अदील। ठीक है, अगर हमने कोई यही हमने रिट्रीव करना हो
तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसका हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का मेथड कॉल करेंगे। फिर उसके अंदर हमने जो नाम हमने रिट्रीव करना है हम वहाँ यहाँ पे उसका नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये भी सेम वही है कोड, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेशन ऑब्जेक्ट है। सेशन ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया। आपकी जब तक विंडो या टैब ओपन हुई हुई है, आपने सेशन में डाटा स्टोर किया तो आपका वो टेम्परेरी तौर पर, जब आपने वो विंडो या टैब आपने क्लोज कर दी तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। जबकि जो कि लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं है, वो वहाँ आपका परमानेंटली डाटा स्टोर होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद HTML ऐप कैशे है। तो ऐप कैशे फाइल हम इसलिए बनाते हैं कि हम उसको विदाउट इंटरनेट के बगैर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एप्लीकेशन कैशे। HTML5 introduce application cache, which means the web application is cached एंड एक्सेसिबल विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो इसके 3 एडवांटेज हैं। ऑफलाइन ब्राउजिंग है, इसकी स्पीड भी है और इसकी रिड्यूस सर्वर लोड, इसका सर्वर पर लोड भी कम है, ठीक है। तो आपने जो फाइल बनानी है कैशे, आप उसको कैसे बना सकते हैं। आपने यहाँ तक तो कोड हमारा आना ही है, ठीक है, बेसिक। जस्ट आपने उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ कर देना है मैनिफेस्ट का। फिर उसके अंदर आपने ये फाइल दे देनी है। ये फाइल का डेमो, ये हमारे फाइल का नाम है डॉट अपाचे। ये हमारी जो कैशे फाइल का ना, ये उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जब आपकी फाइल डॉट अपाचे की, तो ये फाइल आपकी ना कैशे फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो ये यही उन्होंने लिखा हुआ है कोड। इसका कोड आपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है। उसके बाद मैनिफेस्ट की फाइल ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। वी टेल द ब्राउज़र व्हाट टू कैशे, कि क्या कैशे करवाना है, क्या कैशे नहीं करवाना, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्ट की फाइल की ये 3 पॉइंट हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को पेपर में नहीं है कि इसको आप स्किप कर दें, ना ही ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। इसको भी आप स्किप कर दें। HTML5 SSE, आपने इसका स्टैंड फॉर याद कर लेना है, सर्वर सेंट इवेंट्स। क्या काम करता है, ये काम करता है कि आपको सर्वर की तरफ से जो भी हमारी अपडेट आती है ना, ऑटोमेटिकली यूज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ जस्ट इतना आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका। तो हम पढ़ लेते हैं। अ सर्वर सेंट इवेंट इज व्हेन अ वेब पेज ऑटोमेटिकली गेट अपडेट फ्रॉम अ सर्वर, ठीक है। लाइक एज आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स वगैरह के ऑप्शन आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो हमें सर्वर सेंट इवेंट की ही मदद से हमें वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कोड भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर से CSS स्टार्ट हो रही है। तो अब ये जो CSS3 है ना, ये हमारे पास CSS का लेटेस्ट जो वर्जन आजकल चल रहा है, ये CSS3 उसी को उन्होंने ये बयान किया हुआ है, ठीक है। तो CSS3 इज़ द लेटेस्ट स्टैंडर्ड फॉर CSS। तो CSS3 ये CSS का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसको सेवरल डॉक्यूमेंट कॉल्ड मॉड्यूल, इसको मुस्लिम मॉड्यूल में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हम वो देख लेते हैं। इसमें हमने सेलेक्टर भी पढ़ लिए, बॉक्स मॉडल भी पढ़ लिए जिसमें हमारे पास मार्जिन और पैडिंग आता है, ठीक है। बैकग्राउंड बॉर्डर भी पढ़ लिए, इमेज वैल्यू एंड रिप्लेस कंटेंट, ये भी हमने तकरीबन पढ़ लिए। टेक्स्ट इफेक्ट हमारा रहता है एक 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एनिमेशन, मल्टीपल लेआउट एंड UI ये हमारे रहते हैं, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो CSS3 राउंड कॉर्नर हमारे पास एक टॉपिक है। आपके पास ये ऐसे शेप्स वगैरह बनी होंगी, तो आपसे वो पूछेंगे कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, तो आपने कह देना जी कि बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि कितने पिक्सल आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये MCQ के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ये कोड लिखा हुआ है उन्होंने, आपने लगाया आर कॉर्नर, ठीक है, ID। फिर उसको आपने दी बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्राउन, बैडिंग विड्थ और हाइट, ये वही है बेसिक चीज़ें जो हमने मिड टर्म में की हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास CSS बॉर्डर रेडियस स्पेसिफाई टू ईच अदर, हमारे पास एक बॉक्स है ना, ये वाला हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। हमने इसको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी देनी है। हम अकेले अकेले भी दे सकते हैं, हम डबल भी दे सकते हैं, हम ट्रिपल भी दे सकते हैं। टोटल इसकी ना 4 वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो 4 वैल्यू हमारे पास डिवाइड होती है बॉर्डर रेडियस की, ठीक है। पैडिंग भी 4 होती हैं, मार्जिन की भी 4 होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता, तो पहले हमारे पास वैल्यू होती है
जो हमारे पास अप्लाई होती है टॉप लेफ्ट पर, दूसरी हमारे पास होती है टॉप राइट पर, तीसरी हमारे पास होती है बॉटम राइट पर, चौथी हमारे पास होती है बॉटम लेफ्ट पर। ठीक है, तो अगर आपने ये चारों तरफ अप्लाई करनी है बॉर्डर रेडियस, तो आप जस्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे बॉर्डर डैश रेडियस, आगे आपने उसकी वैल्यू दे देनी कितना आपने बॉर्डर रेडियस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अगर आपने दो दो की प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, एक ये ऊपर वालों की, एक मतलब के नीचे वालों की। ठीक है, दोनों साइड पर आपने टॉप और बॉटम पे आपने बॉर्डर रेडियस लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, ये देखिए ये सॉरी ये नहीं, ये वाली आप ये लगाएंगे बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। 15 पिक्सल किसके लिए, टॉप के लिए और बॉटम के लिए। ठीक है, उसके बाद 50 पिक्सल होगा हमारे पास लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, आपने ये ध्यान से पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने इमेज है हमारे पास, हमने इमेज को एज अ बॉर्डर कैसे लगाना है तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये ना इसके एग्जांपल है, आपने एक आईडी लगाया बॉर्डर इमेज की। ठीक है, उसके अंदर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, पहले आपने बॉर्डर दे दिया ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, बॉर्डर लगा के फिर आपने लगाया पैडिंग दी इसके अंदर, फिर आपने बॉर्डर डैश इमेज, हम इमेज लगाते ना ना बैकग्राउंड इमेज, अब हमने बॉर्डर की बॉर्डर रेडियस लगाते थे ना, तो अब हमने बॉर्डर की जगह हमने इमेज लगानी, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास बॉर्डर डैश इमेज, फिर उसके अंदर हमारे पास यूआरएल रहता है। यहाँ पे जो हमारे पास है ना पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमने वो इमेज देनी है जहाँ पे हमारी इमेज का पाथ आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज का पाथ आता है, हमने वो इमेज देनी है, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू देनी है 30 राउंड, तो ये 30 राउंड के अबाउट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास बॉर्डर इमेज यूआरएल की 30, तो ये इनकी आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे पास इमेज रियल इमेज हमारे पास ये वाली इमेज है। ठीक है, तो इन्होंने एज अ बॉर्डर लगाई हुए हैं, तो ये इमेज एज अ बॉर्डर हमारे पास लग के आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपने कोई स्ट्रेच करनी है तो स्ट्रेच के लिए आपके पास ये ऐसे इमेज शो होगी। ठीक है, तो आपने जस्ट जो है ना वो आपने प्रॉपर्टी ही चेंज करनी है। यहाँ पे हमारे पास है जी 30 राउंड, तो स्ट्रेच के लिए आपने 30 स्ट्रेच लिख देना, बाकी सही वही आ जानी। ठीक है, उसके बाद ये वैसे इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है, ये इसलिए जस्ट मैं आपको यहीं से करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद CSS की बैकग्राउंड है, CSS3 contain a few new background properties which allow greater than control of background element, तो we can add multiple background image to one element, हम एक एलिमेंट में मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सम न्यू CSS3 प्रॉपर्टी, तो CSS3 में जो न्यू प्रॉपर्टी आई है वो हमारे पास बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड ओरिजिन है, बैकग्राउंड क्लिप की है। ठीक है, तो CSS3 मल्टीपल बैकग्राउंड हमने लगाना है। CSS3 अलाउ यू टू ऐड मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट थ्रू द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, तो the different background image are separated by comma and images are stacked on the top of the each where the first image is closest to the viewer। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीपल बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हमने लगाई, फिर हमने यूआरएल दिया, फिर उसमें हमने दी पिक्चर। ठीक है, तो हमने वो जो है ना मल्टीपल इमेज लगानी है, ये एक ये हमने इमेज लगा ली, फिर ये हमने इमेज लगा ली, फिर ये हमने इमेज लगा ली, लेकिन इसमें से सबकी सबसे जो प्रायोरिटी मिलेगी वो हमारी लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी ना उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो उसके अलावा बैकग्राउंड साइज है हमारे पास, द CSS3 बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ बैकग्राउंड इमेज, आप ये बैकग्राउंड इमेज का साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बिफोर CSS3 the size of background image was the actual size of the image, CSS3 allow us to reuse the background image in the different context, तो उसके लिए हमारे पास दो साइज हैं, एक बैकग्राउंड कंटेन है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कंटेन है, एक कवर है। बैकग्राउंड कंटेन क्या काम करता है और बैकग्राउंड कवर क्या काम करता है, मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द कंटेन कीवर्ड स्केल द बैकग्राउंड इमेज टू एज large as possible, but both its width and height must fit inside the area, मतलब आपके पास ये एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे इसकी विड्थ है। ठीक है, आपने इसको लगाई प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज कंटेन। ठीक है, तो आपके पास इमेज होगी ना
आपके पास ये पूरी कंटेनर ले लेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कहाँ ना यहाँ पे इतना सा सारा ना फासला वो छोड़ देगी, ठीक है। तो अगर आपने बैकग्राउंड साइज ओवर लगाया तो आपकी जो जितनी आपके पास एलिमेंट है उसकी फुल विड्थ लेगा, फुल विड्थ लेके फिर आपके पास ना बैकग्राउंड साइज कवर लेके जब आप इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वह तो ना वो इमेज भी आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये बैकग्राउंड साइज कवर ये जो हाईलाइट किए ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द साइज ऑफ मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज, आपने कोई मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ये देखें हमने एक एग्जांपल 1 की आईडी ली, फिर हमने लगाया बैकग्राउंड यूआरएल, ठीक है। तो पहले ये पहली इमेज है, ये दूसरी, ये तीसरी, इसको हमने सेपरेटेड किया है कोमा से, ठीक है। उसके बाद फुल साइज बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड फुल साइज आप हमने कैसे लगानी है ये उन्होंने कोड लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे लगानी है, ठीक है। बैकग्राउंड जहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी फिर हमने जो उसकी जो पोजीशन है ना उसको हमने सेंटर दे दिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट दे दी, ठीक है। उसके बाद CSS बैकग्राउंड रीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर बॉक्स की, पैडिंग बॉक्स की, ठीक है, और कंटेंट बॉक्स की। ये क्या क्या काम करते हैं ये इन्होंने ना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है लाजमी। उसके बाद हमारे पास है CSS3 बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी, इसके भी ये 3 पॉइंट हैं, ये भी आपने रीड आउट कर लेने हैं लाजमी। उसके बाद हमारे पास CSS3 में हम कलर दे सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि CSS3 के जो कलर नेम है सपोर्ट करते हैं उनके आप नाम लिखें, तो उनके डिफरेंट नाम हैं RGBA, HSL, एक HSLA एंड ओपेसिटी, ठीक है। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद इनको वन बाय वन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो RGBA कलर क्या है, इनमें से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, और MCQ भी 2-3 आ जाएंगे, ठीक है। तो RGBA कलर हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A फॉर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपने लोगों ने देख लेना, ठीक है। ये मैंने ना आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाई हुई है, RGBA का कलर मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये ना प्रैक्टिकल करके इधर दिखा देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैं इसको करता हूँ ब्राउज़र पे पेस्ट। तो ये देखिए उन्होंने हमें ये RGB की वैल्यू दी है, ठीक है। ये RGB की वैल्यू हमारे पास 0 से 250 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने RGBA भी देना है तो हमने वो अल्फ़ा की वैल्यू हम देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी उन्होंने इधर दी हुई होगी, तो हम देख लेते हैं अभी। तो ये देखें ये उन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए हमने बैकग्राउंड का कलर दिया RGBA, ये रेड की प्रॉपर्टी, ये ग्रीन की, ठीक है, ये ब्लू की और ये अल्फ़ा। इधर हमने दिया 0, फिर 0.2, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हमारे पास जाती है, ठीक है। तो ये उन्होंने अल्फ़ा के हमारे पास जो है ना जो डार्क, ठीक है, डार्क करना है या लाइट करना है तो उसके लिए हम अल्फ़ा की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह हमारे पास HSL है, HSL स्टैंड फॉर ह्यू सैचुरेशन लाइट, इसके ये 3 पॉइंट हैं। ये कितने से कितने रेंज से लेकर कितनी रेंज तक वैल्यू इसकी जाती हैं, तो इसकी रेंज है 0 से लेकर 360 तक इसकी वैल्यू है। 120 इज़ ग्रीन एंड 240 इज़ ब्लू, ठीक है। तो उसके बाद सैचुरेशन इज़ द परसेंटेज वैल्यू, सैचुरेशन इज़ द परसेंटेज वैल्यू इज़ द फुल कलर, आपने इसकी वैल्यू देनी है परसेंटेज में, जबकि लाइटनेस इज़ आल्सो परसेंटेज, 0% इज़ डार्क ब्लैक एंड 100% इज़ वाइट, ये आपने MCQ के लिए देख लेना। उसके बाद HSLA ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, A स्टैंड फॉर अल्फ़ा, ठीक है। तो यही सेम RGB की तरह ही है, ये अपनी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके पास ये एक आपके पास फॉर एग्जांपल बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कलर आपने फ्रंट पे जो चीज़ है ना, हमने इसका कोई कलर चेंज करना है, लाइट या डार्क करना है, तो उसके लिए हम ओपेसिटी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने बैकग्राउंड वाली कोई चीज़ है ना, कलर वगैरह हमने इसको कोई डार्क या लाइट करना है तो उसके लिए हम अल्फ़ा की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये इनमें से डिफरेंस है ओपेसिटी और अल्फ़ा में, ठीक है। इसके अलावा CSS ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं।
तो हमारे पास दो टाइप के ग्रेडियंट है, एक लीनियर ग्रेडियंट है, एक रेडिकल ग्रेडियंट है। ठीक है, जो लीनियर ग्रेडियंट है हमारे पास वो जाता है गोज डाउन अप लेफ्ट राइट एंड डायगोनल। ठीक है, उसके बाद रेडिकल ग्रेडियंट हमारे पास डिफाइंड बाय द देयर सेंटर। तो इसकी एग्जांपल यूँ है, आपके पास एक ये एलिमेंट है। ठीक है, इधर हमने लीनियर ग्रेडियंट दिया। लीनियर ग्रेडियंट के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये देखिए डायग्राम लीनियर ग्रेडियंट, फिर हमने डायरेक्शन देनी है फॉर एग्जांपल डिग्री, फिर हमने कलर के नाम देना है। ठीक है, तो यूज़ एंगल, तो ये उन्होंने दिया हुआ है वेब के लीनियर ग्रेडियंट 180 डिग्री, फिर उसके अंदर उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये आपने देख लेना। उसके बाद हम मल्टीपल कलर कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए ये उन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, यूजिंग ट्रांसपेरेंसी, अगर हमने ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट से ये राइट की तरफ जाएगी। आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये टू राइट पे जाएगी 255। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड है ना, तो हमारे पास रेड में ये हमारे पास जो अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा की हम उन्होंने प्रॉपर्टी दी हुई है 0.1। ठीक है, तो वो पूरी है ना, वो हमारे पास डार्क सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, तो लीनियर जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। हमने कोई कलर दिया, हमने फॉर एग्जांपल 2-3 कलर दिए, तो वो कलर आएंगे लेफ्ट से राइट। फॉर एग्जांपल ये कलर आ गए, एक ये, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, टू राइट तक। अगर आपके पास रेडिकल ग्रेडियंट है, तो उसके लिए आप स्पॉटलाइट की तरह आपके पास वो कलर देता है हमें। ठीक है, तो ये ऐसे स्पॉटलाइट की तरह कलर देता है। उसके बाद रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, तो ये इसकी ना प्रॉपर्टी है, जस्ट आपने लोगों ने जहन में रख लेनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ना इस CSS की जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ CSS ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज। तो मैं इधर आया W3 स्कूल की वेबसाइट पर। तो ये देखिए हमारे पास एक जो लीनियर ग्रेडियंट है ना, तो ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास जा रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है। ठीक है, तो आप मतलब कि डायरेक्शन में दे सकते हैं, लेफ्ट से राइट दे सकते हैं, टॉप टू बॉटम दे सकते हैं, बॉटम टू टॉप दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी आप दे सकते हैं। ये लीनियर की एग्जाम्पल है। अगर आपने रेडिकल में देखना है, तो रेडिकल की एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्पॉट लाइट की तरह हमारे पास कलर आता है। ठीक है, ये देखिए, तो इनकी जो वैल्यू है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसकी ना ये एग्जांपल हम इसकी ट्राई आउट कर लेते हैं, एक ये वाली और एक हम रेडिकल में ले लेते हैं। ये हमने ले लिया रेडिकल में। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट आ गया। ये देखिए हमारे पास एक H1 है, ये तो हमने दे दी। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लगाया, फिर हमने एक डिव लगाया, उसको हमने दे दी ID ग्रेड 1। फिर हमने दी हाइट, फिर हमने दी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, फिर उन्होंने हमने बैकग्राउंड इमेज हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, फिर उसके अंदर हमने एक लीनियर ग्रेडियंट लगाया टू वाइट रेड और येलो। उसके बाद आपने बैकग्राउंड इमेज आपने रेडिकल ग्रेडियंट देना है, तो आप इसके लिए रेड आप दे, पहले वैल्यू दे रेड, फिर 5 पिक्सल, येलो 15 पिक्सल। ये मतलब रेड की इतनी पिक्सल वैल्यू है, इतनी परसेंट वैल्यू है, ये ग्रीन की इतनी परसेंट वैल्यू है, ये आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, तो